हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हम हल करवाने वाले हैं। ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र आपके यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो पहले 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं उन्हें हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो टिक लगाने वाला ही काम रहता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव कैसा होता है। देखिए, वो परिमेय संख्या है अगर बटे में है, जैसे 3/4 है, ऐसा बटे में है, तब इसका दशमलव प्रसार यहाँ पे तो शांत हो सकता है, लेकिन 1/7 हो गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो शांत और अशांत दोनों होता है, इस वजह से हम तीसरा वाला विकल्प लगाएंगे, उपयुक्त उपरयुक्त दोनों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, शून्योत्तर का मतलब शून्य से बड़ी परिमेय संख्या, यानी कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं तथा और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल किया जाएगा तो सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। पहला वाला विकल्प अपना सही है। सो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है उसमें कह रहे हैं कि रेखाओं x बराबर 0 और y बराबर दूसरी रेखा है 2x + 3y बराबर 12 का प्रच्छेद बिंदु क्या है। प्रच्छेद बिंदु ज्ञात करना बेहद आसान काम है। इसमें चित्र वगैरह कुछ नहीं बनाना है, बहुत ही प्यार से आप x बराबर आपको 0 दिखाई ही दे रहा है। अब दूसरे समीकरण में x बराबर 0 रख दीजिए और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है। आइए देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं आप। x बराबर आपको 0 ही रखना है। अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं x बराबर, तो ये पूरा मटेरियल 0 हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसको लिखने ना लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। अब 3 से 12 को आराम से काट करके 4 प्राप्त करेंगे, यानी y बराबर 4 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर 0 आपको पहले से प्राप्त था, y बराबर आपको 4 प्राप्त हो गया। तो 0,4 जो हो जाएगा आपका, ये दूसरा वाला विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। तो चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो तो ज्ञात कीजिए। तो ये मासा लासा वाली सवाल है, और इसमें आपको देखेंगे कि जो 70 है उसमें आपका 5 शेषफल बच रहा है और 125 में 8 शेषफल बच रहा है। तो इसको इसी प्रकार से इन्हीं क्रम के अनुसार घटा देना होता है। क्या घटाना होता है, 70 में 5 घटा दीजिए, तो आपको 70 में 5 घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 65 प्राप्त हो जाएगा। और 125 में 8 घटा देने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए 117। और 15 में से 8 गए 7, हाँ 117, तो इतना प्राप्त हो जाएगा। अब ये दोनों गिनतियाँ किससे कट जाती हैं भाई, वही मास अपना जवाब होगा। ये 13 × 5 = 65 होता है, 13 × 5, और 93 ये 117 होता है, तो 13 × 9। तो यहाँ पे जो 13 कॉमन हो रहा है वही अपना 13 सुरूर है, यानी कि मासा है, और हमारा उत्तर भी है। तो 13 ही सही जवाब होगा। ओके, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि समीकरण ये पहला दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है, का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान क्या होगा। तो जब कोई हल नहीं होने के लिए वो समांतर होना चाहिए। समांतर होने के लिए a1/a2 और b1/b2 बराबर होने चाहिए, पर c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी लॉजिकल बातें होती हैं जो आपको समझ में याद रखनी होती हैं। याद रखेंगे तो आपको बहुत आसान रहता है। तो इसका बस यही फार्मूला होता है कि कोई भी हल नहीं है अर्थात समांतर है, और समांतर होने के लिए a1/a2 b1/b2 बराबर हो, पर c1/c2 बराबर ना हो। तो a1 के बारे में आप समझ रहे हैं कि ये अपना 2 जो दिखाई दे रहा है, 2x में 2 जो दिखाई दे रहा है इस वाले समीकरण में, तो इसमें 2 जो हो गया वो a1 हो गया। तो 2 बटे a1 कौन है, 3 बराबर b1 कौन है, a है, और b2 कौन है, यहाँ पे -5 है। इतनी सी बात हो गई है। अब इस -5 को क्या करेंगे आप, यहाँ से हटा करके भेज देंगे ऊपर, जाके यहाँ पे गुणा करने लगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10। तो आप ऐसा पाएंगे कि 5 दूनी जब 10 हो गया, -10/3, ये जो तीसरा वाला विकल्प है वो अपना सही जवाब है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया हो।